बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दी और पहली दफ़ा पाकिस्तान को अपने होम ग्राउंड के अंदर वाइट वॉश हुआ। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा बड़ा स्याह दिन पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए हो नहीं सकता। इस पर डिटेल डिस्कशन के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है अबू बकर बिलाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इरफान। क्या कहना चाहेंगे ऐसी बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर कि पहली दफ़ा पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड के ऊपर वाइट वॉश हुआ? कैसे देखते हैं इस परफॉर्मेंस? देखिए जी, 70 साल की तारीख में क्रिकेट की पाकिस्तान पहली बार अपनी होम सोइल के ऊपर वाइट वॉश हुआ है। और ये वही टीम है इंग्लैंड की जिसने 17 साल के बाद पाकिस्तानी कंडीशंस को देखा, 17 साल के बाद पाकिस्तान का दौरा किया और रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट वो पिछले 1.5 साल के अंदर खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट को जो उन्होंने नया ट्रेंड दिया है, मुझे लगता है कि ये उनको उसका समर मिला है और उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की उनकी कोशिश थी कि हमने तीनों मैचेस खेलने हैं और कुछ चांस अपना पैदा करना है कि हम फाइनल खेल सकें ओवल के अंदर। और पाकिस्तान के पास चांस था कि पाकिस्तान 3 में से कम 2 मैचेस जीत के ठीक है आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल पर नजर जमाता। लेकिन सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए और जिस किस्म में क्रिकेट खेली है इंग्लैंड ने, काबिल तारीफ़ है। डे 1 पहले ओवर में 14 स्कोर लगाया था और उन्होंने क्लोज भी उसी अपने नोट के ऊपर किया है। तो मैं समझता हूँ कि शानदार क्रिकेट खेली है इंग्लैंड की टीम ने। लेकिन बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज अगर आपने सुनी हो तो बड़ा अजीब, उन्होंने कहा जी हमने डोमिनेट किया। मुझे उस पर बड़ी हैरानगी हुई कि जी हमने कब डोमिनेट किया 3 मैचेस के अंदर। हाँ, या तो वो डोमिनेंट को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं या उनको समझ नहीं आई कि इंग्लैंड ने उनको डोमिनेट किया, शायद वो ये कहना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने ये बाकायदा कहा जी हमने डोमिनेट किया, हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, कुछ गलतियां हुई। ऑब्वियसली रियलिटी चेक तो होता है इस तरह की हार के बाद, अगर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। इसको ना ओवरऑल हम समराइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पहली बात तो ये है कि ये हार हम जो क्रिकेट लवर हैं, जो क्रिकेट से एसोसिएटेड लोग हैं, हमसे ये डाइजेस्ट नहीं हो रही, हजम नहीं हो पा रही कि आखिर किस डगर पे लाके इन्होंने छोड़ दिया। थोड़ा सा टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं, कप्तानी की तरफ, कोचिंग की तरफ भी मैं आऊँगा, लेकिन पहले ज़रा हम ऊपर से नीचे की तरफ सारा देखते हैं। अगर आप देखें तो 2017 में चैम्पियन ट्रॉफी जीती, टेस्ट 2 साल से हम T20 के अंदर नंबर 1 रहे और फिर उसके बाद एक सीरीज़ श्रीलंका के अगेंस्ट हम हारे जब मिसबाह उल हक कोच बने। पहले तो उसको हटाया गया मिकी आर्थर को क्रिकेट कमेटी ने, उसके बाद सरफराज को भी हटा दिया जाता है और फिर ये मिसबाह उल हक और एक कॉम्बो बनता है बाबर आजम का। अप्रोच हमें उधर ही क्लियर नज़र आ गई थी। हम जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, हमें समझ आ गई थी उसी टाइम में कि ये अब एक सर्टन क्राइटेरिया के तहत क्रिकेट होगी, जिस तरह मिसबाह उल हक के टाइम के अंदर भी क्रिकेट थी। बट लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, हम लोगों ने भी एज ए क्रिकेट लविंग नेशन उसको सपोर्ट किया कि चलें अल्लाह ताला की बेहतरी आ जाए, लर्निंग की तरफ चीज़ें आएँ। बट एक डायरेक्शन होती है ना, हमें वो पता चल गया था। अच्छा, अब उसमें सबसे पहले मैं इसको आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप भी हर सीरीज़ को कवर करते हो, ये बताइए कि इस चेयरमैन के आने के बाद से, क्योंकि हम थोड़ा सा मज़ीद अब आगे बढ़ें, तो बड़े दावे किए गए कि अगर चेयरमैन क्रिकेटर होगा तो चीज़ें कोई उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझता है, वो अच्छी कर पाएगा। तो काफ़ी कुछ ऐसे दावे किए गए। ख़ास तौर पे इनके चेयरमैन आने, रमीज़ राजा के आने के बाद कैसे आपने क्रिकेट को देखा, जो डायरेक्शन और एक डिक्लाइन की तरफ की, उसको कैसे समराइज़ करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि थोड़े से लकी ज़रूर हैं रमीज़ राजा जो हैं। जैसे वो आए 1 महीने बाद ही हमने वर्ल्ड कप में जाना था, पाकिस्तान 5 पूल के मैचेस खेल के सेमीफाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में फिर हमें वही एक शिकस्त हुई और हमारा इवेंट ख़त्म हो गया। लेकिन बेचने को ये था कि हम सेमीफाइनल में पहुँचे। उसके बाद एशिया कप हुआ, हम पहला मैच इंडिया से हारे, दूसरा जीते, कर करा के हम श्रीलंका से बैक टू बैक 2 मैचेस हार के हम फाइनल हार गए। ठीक है जी, हमने कहा हमने फाइनल खेला। उसके बाद दोबारा जब T20 वर्ल्ड कप आया, स्टार्ट जिस तरह हुआ, इंडिया के खिलाफ हारे, उसके बाद एक इबरतनाक शिकस्त मिली जिम्बाब्वे के खिलाफ, और फिर अगर मगर के भंवर से निकल के नेदरलैंड की मेहरबानी की उन्होंने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी और हम सेमीफाइनल में पहुंच गए। तो वहां पर हमने एक मैच अच्छा खेला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और फिर फाइनल हम हार गए। तो ये चीज़ें हैं बेचने के लिए रमीज़ राजा के पास कि मैंने वर्ल्ड कप का एक सेमीफाइनल खेला, एक फाइनल खेला, एशिया कप का फाइनल खेला, ये तो उनके पास चीज़ें हैं। लेकिन होम सीरीज़ में क्या जवाब देंगे वो, उनके पास क्या प्लान था? हमारी होम सीरीज़ पे कभी इतनी डिस्कशन नहीं हुई कि हमारी विकेट्स इतनी ख़राब हैं, वो भी इसी दौर के अंदर हुई। पहले न्यूजीलैंड आई तब हमें डीमेरिट पॉइंट मिले, इंग्लैंड आई तब हमें डीमेरिट पॉइंट्स मिले। तो डीमेरिट पॉइंट्स मिलना शुरू हो गई, एक नई डगर पे हम चल पड़े कि हमें पता ही नहीं चला कि हमने विकेट बनानी किस किस्म की है, विकेट कैसी होनी चाहिए थी, अब हमें कहाँ पर बेनिफिट होना चाहिए था ना, हमने टीम सिलेक्शन सही की। देखें, मैं स्टेप वाइज चलते हैं जी, स्टेप वाइज आज। हाँ जी।
विकेट से पहले करते हैं, हमने चेयरमैन की बात की तो सबसे पहला इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी डेफिनेटली वो देखी हो, सुनी होगी। उन्होंने सबसे पहले बात की कि हमारी पिचेस का जो क्राइटेरिया है वो बड़ा बुरा है, स्टैंडर्ड बिलो पार है, और मैं जो सबसे पहला मेरा फोकस होगा पिचेस पे होगा। उन्होंने ड्रॉप इन पिचेस का आइडिया दिया जो हम लोगों ने कहा कि शायद इधर नहीं सूटेबल, बट उनका स्टांस बड़ा क्लियर था। फिर उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक के अंदर अब मैं देखता हूँ कैसे रिजल्ट नहीं आता, ऐसी पिचेस प्रिपेयर होंगी, रिजल्ट आएगा। जब होम सीरीज़ शुरू होती हैं, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ आती है, तो वो कहते हैं हमारी टीम बड़ी हल्की है, ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग लाइन अप दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइन अप है, ये हमारे बैट्समैनों को उड़ा देंगे, इसलिए हमने बैटिंग विकेट्स बनाई। इंग्लैंड की दफ़ा भी आपने वो किया। दुनिया सारी दुनिया के अंदर जो भी टीम होती है, अभी हमने उस दिन भी बात की थी शायद बांग्लादेश की, उसने ओडीआई सीरीज़ इंडिया को हरा दी, हर अपनी कंडीशन का फ़ायदा उठाती है। इंडिया तो पूरी मड वाली विकेट बनाती है, पहले दिन ही बॉल स्पिन करना होता है और बाद में बेहतर वो आपको लगता है कि 2-3 में मैच ख़त्म कर देते हैं। हमने भी 5-6 साल यूई के अंदर यही ट्रिक किया। हमारे पास चले जादूगर स्पिनर सईद अजमल थे, अब्दुल रहमान थे, फिर यासर शाह आगे, तो क्वालिटी तो थी, बट हमने सबसे पहले अगर बात करें तो पिचेस पे क्या काम किया और क्या रिजल्ट मिला, उस पे कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, पिचेस कंटेनर पे चढ़ी थी ड्रॉप इन पिच, फिर वो जहाज पे मुंतकिल हुई, फिर जहाज से फिर वो शिप पे चलेगी, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं पहुंच पाई। ये है ड्रॉप इन पिच का आज तक 37 करोड़ की 37 करोड़ रुपया अली हबीब साहब ने सब ने मिलकर इकट्ठा किया, प्राइवेट सेक्टर से इकट्ठा किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बोझ नहीं पड़ा, वो सब कुछ हुआ, लेकिन वो पिच आज तक यहाँ तक नहीं पहुंच पाई। और अब वो बाकायदे तौर पर कहते हैं कि जी उसको लेके आना बहुत बड़ा मसला है, उसके लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। खैर, दूसरा फिर फैसला हुआ जी मिट्टी चेंज करनी है, उधर की सॉइल स्क्वायर चेंज हुए। लाहौर का पूरे जो बीच की 16 विकेट्स हैं, पूरा जो स्क्वायर है वो पूरा स्क्वायर चेंज किया गया, उखाड़ के दोबारा नंदीपुर से मिट्टी मंगवाई गई, स्क्वायर बनाया गया, लेकिन स्क्वायर ने प्रोड्यूस कुछ नहीं किया। सेंट्रल पंजाब जिनका होम ग्राउंड है, वो अपने डोमेस्टिक के अंदर 10 मैचेस ड्रॉ करवा के बैठी हुई है। बात यह है कि हमें अपनी डोमेस्टिक से लेकर पिछले 3-4 साल के अंदर हम डिक्लाइन की तरफ गए, इंटरनेशनल क्रिकेट भी और साथ साथ डोमेस्टिक क्रिकेट भी। डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक हम इम्प्रूव नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट्स निकलेंगे। पहली बात, एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं पिछले 5-6 सालों से कि हम डोमेस्टिक के अंदर कॉकाबूरा का बॉल यूज कर रहे हैं। कॉकाबूरा बड़ा सिंपल बॉल है, उसकी सीम अंदर होती है, वो इतना मूव नहीं करता, इतना हिलता नहीं है। तो वो एक तो हम बैटिंग फ्रेंडली अपनी डोमेस्टिक को लेके जा रहे हैं, एक तो विकेट्स बैटिंग फ्रेंडली बन रही है, फिर बेचारी बॉल भी बॉलर्स के लिए कोई कारआमद नहीं है। तो हमने अपनी ड्यूक बॉल को चेंज करना है, हमने अपना पूरा डोमेस्टिक सर्किट को चेंज करना है, हमने अपनी अप्रोच को चेंज करना है, इंटेंट को चेंज करना है, जो इंग्लैंड ने की है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट डाई हो रही है, पिछले 3-4 सालों से पूरी दुनिया के अंदर डिबेट हो रही है कि टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रही है, अब पता नहीं क्या बनेगा। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट को 4 दिन पे कर दिया जाए, मुख्तलिफ लोग डिबेट कर रहे हैं, लेकिन इसको जिंदा रखने के लिए कोशिश कौन कर रहा है? इसको जिंदा रखने के लिए इंग्लैंड कोशिश कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कोशिश कर रहा है, साउथ अफ्रीका कोशिश कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने देखें कि उन्होंने 2-2.5 दिन के अंदर टेस्ट मैच, लेकिन उसको भी डीमेरिट पॉइंट मिल गया जी। ब्रिस्बेन के विकेट को भी डीमेरिट पॉइंट मिल गया कि जी वो अनप्लेएबल विकेट थी। और लेकिन आप उनके इंटेंट देखें ना, लेकिन मैच उन्होंने चैलेंज किया, मैच जीता, उन्होंने अपनी होम कंडीशन के अंदर अपने बॉल बैट्समैन को भी चैलेंज दिया, उनके बैट्समैन को भी चैलेंज दिया कि खेल के दिखाएं। तो ये देखें ना, एक क्वालिटी, एक करीज है, उन्होंने करी दिखाई, इधर इंग्लैंड ने करी दिखाई डिक्लेरेशन करके पहले मैच। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पाकिस्तान, इवन बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ये वो मुल्क है जहां पर टेस्ट क्रिकेट को इतनी तकवीयत नहीं मिलती, इतना पसंद नहीं किया जाता। इवन इंडिया भी हमें शामिल था, लेकिन इंडिया में क्योंकि अब उनकी टीम बहुत अच्छी हो गई है, फिर अब आबादी बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं क्राउड टेस्ट क्रिकेट में भी हमें नजर आ जाता है। कराची के अंदर देख लें आप, बिल्कुल क्वाइट स्टेडियम था, पूरी दुनिया के अंदर हमारी जो प्रोजेक्शन हुई वो बहुत ही खराब हुई। इवन कमेंटेटर्स ने कहा कि ये कराची जो कि 2.5-3 करोड़ आबादी का शहर है, बल्कि इससे भी ज्यादा की आबादी होगी वहां पर, वो 25-30 हज़ार का स्टेडियम नहीं भर सका। इवन संडे वाले दिन स्टेडियम खाली था। तो ये हमारी एक इंटरेस्ट लेवल है कौम का भी, हम चाहते तो हैं हम जीतें, लेकिन जिस तरह क्रिकेट को सपोर्ट करना चाहिए, जिस तरह हम बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखने की जो कोशिश हो रही है, वो हमारी तरफ से नजर नहीं आ रही, बोर्ड की तरफ से नजर नहीं आ रही, प्लेयर्स के अंदर भी वही अप्रोच नजर आ रही है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि बहुत सारी गलतियों के बाद, थोड़ी सी बात ना आज के मैच की कर लें, फिर उसके बाद बाकी जो फर्दर पॉइंट्स हैं उन पर भी हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा और देखें इस मैच को, तो पहले इनिंग्स के अंदर हम अच्छी लीड ले सकते थे, हमने एंड में विकेट्स थ्रो की, बड़ा टोटल नहीं कर पाए, और उनके हमने 145 पे 5 आउट कर लिए पहले इनिंग्स में। फिर उधर से फोक से हम 50 करवा लेते हैं, हैरी ब्रुक से गेंद सेंचुरी करवा लेते हैं, 117 रन की पार्टनरशिप। अच्छा चलें, वो भी जब आउट कर लिए तो लास्ट 3 विकेटों से हमने 70 रन करवा दिए जी। हम मार्क वुड से पिछले मैच में भी हमने
37 खाए, इस दफ़ा फिर उससे 37 रन करवा लिए। तो ये जो परफॉर्मेंस, एक तो उसको देखते हैं, दूसरा सिलेक्शन की मैं ओवरऑल आपसे पूरा डिसेक्शन करवाऊंगा। सिलेक्शन के अंदर आपने फ़हीम अशरफ को रखा, ठीक है, एज ए बॉलर रखा, आपने किसी फास्ट बॉलर को चांस नहीं दिया। जिस तरह हमने परसों भी ट्रांसमिशन में बात की कि आपके पास धानी था, स्नैन था, हसन अली था, प्रॉपर जो फास्ट बॉलर है आपने तैयार किए थे, तैयार किए थे, क्रिकेट के ऊपर इन पे इन्वेस्ट किया हुआ था आपने आपने। तैयार नहीं भी किए, मैं कहता हूँ चले जी आपने T20 के लिए किए थे, बट जब आपके मेन लड़के नहीं थे तो आप वो नहीं सर, देखें वहाब और आमिर के जाने के बाद पाकिस्तान जो चीफ सेलेक्टर उस वक्त इंजमामुल हक साहब थे, उन्होंने, उनकी ये नजर थी कि ये हमारे प्लेयर्स हैं, शाहनवाज धानी, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह। मैं कहता हूँ उसको भी छोड़ दें, मैं कहता हूँ इनकी नज़र में नहीं था, इस पर पूरी सिलेक्शन पे आपसे सेपरेट पूछता हूँ, इनकी नज़र में नहीं थे। बट होता पूरी दुनिया में ये है कि हमेशा बैट्समैन को रिप्लेस बैट्समैन करता है, बॉलर को रिप्लेस बॉलर करता है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि बॉलर बैट्समैन, जिस तरह अजहर अली को सेकंड टेस्ट पे बाहर बिठाया और आपने खिला दिए 2 ऑलराउंडर। इस टेस्ट मैच में फ़हीम अशरफ को खिलाया जा रहा है एज ए बॉलर, फ़हीम अशरफ को पहले इनिंग्स में एक ओवर करवाया गया। कल मैं कमेंट्री सुन रहा था वकार यूनस की, तो वो नासिर हुसैन से उन्होंने बात करते हुए, जब पहला आज ओवर करने आए तो उन्होंने कहा कि ये इसने कल क्यों नहीं बॉलिंग की पहले इनिंग्स में। कहता आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन फ्रॉम बाबर इन द मॉर्निंग, तो बाबर सेड कि मेरे माइंड से निकल गया था कि इससे बॉलिंग करवानी है। मतलब अगर आपका जो कैप्टन है ही इज़ नॉट प्रेजेंट इन द गेम, उसको ये नहीं पता कि मेरे कौन कौन से अभी मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, तो आप क्या करेंगे। एक तो इस पर कमेंट कीजिए, दूसरा क्वेश्चन ये लेते जाएं कि आप किस तरह ये समझ सकते हैं कि आप अगर मैच जीत जाएंगे कि अगर आप ना बॉलिंग में उनको डिफीट कर पाते, कभी एक बॉलर के साथ खेलते हैं, कभी 2 बॉलर के साथ खेलते हैं। मुल्तान वाला तो मेरा मानना है एक बॉलर के साथ आप खेल रहे थे। इस मैच के अंदर आपने चले नुमान को डाल के किया, उसने 4 पहली इनिंग्स में आउट भी किए, तो 2 बॉलर के साथ क्या कोई टेस्ट मैच जीता जा सकता है चाहे कंडीशन हो? बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाया आपने, बिल्कुल नहीं जीता जा सकता। मेरा तो ये सवाल है, पूरी कलेक्टिव एफर्ट होती है। देखिए इंग्लैंड के अंदर अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की तो जो रूट ने भी विकेटें लेके दी हैं, हाँ बिल्कुल, वो कोई ऑलराउंडर नहीं है, वो बैटर है, वो बहुत पार्ट टाइमर से बॉलर है, वो भी विकेटें लेते रहे हैं। तो हमें अपने देखें फ़हीम अशरफ को ओवर क्यों नहीं दिया गया, ये सिर्फ बाबर की जिम्मेदारी नहीं है, ये प्लानर्स भी होते हैं टीम के साथ, हेड कोच भी है, एक पूरा थिंक टैंक भी टीम के साथ बैठा होता है। क्या अपनी फॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन से प्लेयर आपको अपने डालने हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये कलेक्टिव फेलियर है हमारा। ना सिर्फ बाबर आजम का फेलियर है, नायब कप्तान अगर टेस्ट के अंदर रिजवान है, उनका भी फेलियर है, ये हेड कोच का भी फेलियर है, ये टीम मैनेजमेंट पूरी का फेलियर है कि अगर किसी को ये नहीं पता था कि फ़हीम अशरफ भी हमारे पास बॉलर है, हमने उसको ओवर कराने हैं। लेकिन बात यह है कि जब हमारे पास हमारी मेन स्ट्रेंथ आउट हुई, जिसका जिक्र भी किया बाबर आजम ने कि शाहीन, हारिस और नसीम का में बड़ा नुकसान हुआ इस सीरीज के अंदर, तो फिर हम एक्सपीरियंस की तरफ क्यों नहीं गए? फिर हम क्यों एक ऐसे यंगस्टर्स को ले आए जिनको भी हमने चेक नहीं किया हुआ था? देखिए यंगस्टर्स लाए जाते हैं एक्सपीरियंस बॉलर्स के साथ, उनको टीम के अंदर इंक्लूड किया जाता है ताकि ये उनके साथ साथ सीखें, इनके ऊपर इतना बड़ा ना डाला जाए। ऑलराउंडर का मकसद ये होता है कि जहां आपके मेन बॉलर थक जाए, आपको किसी जगह पे फंसते तो वो चले थोड़ा सा उनको वेरिएशन यूज करने के लिए, वेरिएशन के लिए, या उनको थोड़ा स्पेस देने के लिए। कई दफा होता है उनको 5-6 ओवर 7 ओवर डाल के उनको आप रेस्ट दें और उसके बाद फिर आप अपने मेन बॉलर को अटैक करते हो, चाहे स्पिनर है या आपका मेन बॉलर है, फास्ट बॉलर है। तो आपने तो ऑलराउंडर को मेन बॉलर के तौर पे खिला दिया और मेन बॉलर खिलाया ही नहीं। मेन बॉलर खिलाया नहीं। देखिए जी रियलिटी चेक, मैं बार कहूंगा कि हमें चेक करना पड़ेगा कहाँ कहाँ हमने गलतियां की हैं। सीरीज गुजर गई है, सीरीज के अंदर कहीं नजर नहीं आया कि हम हारे हैं, हमें ऐसा लगा है कि हमने सरेंडर किया है। तीनों मैचेस हमने सरेंडर किए हैं, पहला मैच भी, दूसरा भी, मुल्तान टेस्ट और तीसरा कराची टेस्ट भी, 4-4 दिन के अंदर उन्होंने टेस्ट मैच खत्म कर दिए हैं। हाँ। आपके मतलब क्या? आज चौथा दिन तो लकीली हो गया कि कल कोई हाफ एन आवर उनको मिल जाता तो कल खत्म था मैच, 1 घंटे के अंदर। यही था कि वो खत्म कर देना, और आज भी बैड और स्टोक्स वगैरह ने टाइम नहीं लिया। अभी छोटा ब्रेक लेते हैं, वापस आके मैं आपसे सेकंड इनिंग्स के हवाले से भी जरा बात करूंगा। नाजरीन डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले टेस्ट सीरीज के फाइनल डे के हवाले से भी। अच्छा, फिर सेकंड इनिंग्स की अगर हम थोड़ी बात करें, उन्होंने जो हमसे लीड लेनी थी, ऑलमोस्ट समहाउ 50 रन की लीड ली, वो लास्ट विकेट जिस तरह हमने कहा कि उससे भी 70 रन करवा दिए हमने लास्ट 3 विकेट से। हम जब बैटिंग करने आते हैं 50 पे कोई आउट नहीं होता, 54 पे 3 आउट हो जाते हैं। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद हमें लगता था थोड़ा सेटल्ड हमारा पेयर है, लेकिन अगेन आउट हो गया। अजहर अली की लास्ट इनिंग थी, वो फिर 0 पे आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली। वो ओबियसली चाह रहे होंगे अच्छे नोट पे करते। फिर थोड़ी सी सेटल डाउन होते हैं हम। बाबर को देखा 50 की, साउशकील ने
साउथ शकील मुझे लगता है कि इस अगर एक ही पॉजिटिव साइन देखें तो इस पूरी सीरीज का साउथ शकील है और इब्रार अहमद है ओबियसली के दो लड़के। और मैं इस पे सेपरेट आपसे पूछना चाहूँगा इस मैच की डिटेल के बाद कि डोमेस्टिक की वैल्यू को पता चला हमें, चले जैसी भी है लंगड़ी लूली टूटी फूटी जो हम बात करते हैं जी वो स्टैंडर्ड नहीं है, बट जिन्होंने डोमेस्टिक खेली थी उन्होंने आके आपको परफॉर्म करके दिया, जिन्होंने नहीं खेली थी 10-11 लड़के सारे के सारे फ्लॉप नज़र आए, चाहे वो जो जिस मर्जी कैलिबर के थे। तो अच्छा उसके ये बताइए कि एक तो सेकंड इनिंग से बता दें और ये जो डोमेस्टिक की वैल्यू के हवाले से भी बताएं। देखिए सेकंड इनिंग के अंदर अगर देखें हम फॉलो विकेट्स अपनी, तो हमारे ज़्यादातर बैटर्स जो है वो फ्रंट फुट पर आउट हुए हैं। हमने क्या ये गलती की है कि हमने बॉल होने से पहले अपना फ्रंट फुट जो है ना बाहर निकाल के रखा। अब ज़्यादातर अब रिकैप में भी जाके देखें तो हमारे बैटर्स ये गलती करते रहे हैं। इवन हालांकि होता यही कि एशियन कंडीशंस के अंदर आप फ्रंट फुट को ज़्यादा यूज़ करते हैं और ऑस्ट्रेलिया वगैरह कंडीशन में जाते हैं तो आप बैक फुट पर आते हैं। पहले 2 टेस्ट में तो हम सुनते रहे कि हम टॉस हारे हुए हैं, हम चौथी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, तो एशियन कंडीशन के अंदर बड़ा मुश्किल होता है। तो तीसरे टेस्ट के अंदर टॉस हम जीते, हमने वहाँ पर जो सेकंड इनिंग के अंदर करना था वो थोड़ा सा लंबा रन्स बनाने थे ताकि हम उनको अंडर प्रेशर ला सकें। लेकिन फिर वही जिस तरह आपने कहा कि एक अच्छा स्टार्ट मिला, उसके बाद इनिशियल कोलैप्स हुआ, फिर उसके बाद साउथ शकील और बाबर आजम ने संभाला और उसके बाद एक सेकंड कोलैप्स हुआ जिसने पाकिस्तान नज़र आ गया था कि अब इतना स्कोर नहीं है कि इस विकेट के ऊपर डिफेंड किया जा सके। और फिर जिस किस्म की उन्होंने क्रिकेट खेली, जिस किस्म का अटैक किया, पाकिस्तान के पास मुझे कहीं प्लान बी नज़र नहीं आया। तीनों मैचेस के अंदर हमारे पास कोई प्लान बी नहीं था। हम एक जिस तरह बाबर ने इतराफ़ कर लिया ना कि मुझे पता नहीं चला कि फ़हीम अशरफ भी मेरे पास बॉलर हैं मैं इनको बॉलिंग करवा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि प्लान बी नहीं था, प्लानिंग नहीं थी। थिंक टैंक का माइंडसेट इस वक्त एक्सपोज हुआ है मुकम्मल तौर पर इस खासकर होम सीरीज़ के अंदर। तो बहुत सारी गलतियां की हैं पाकिस्तान टीम ने, उसमें एक और वजह नहीं है शिकस्त। जो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है, एक तो इंग्लैंड की इंटेंट, उनकी एग्रेसिव क्रिकेट, जिस तरह उन्होंने आने से पहले ब्रेंडन मैकलम ने कहा कि हम इधर हारने जीतना तो कुछ ना कुछ होगा, ड्रॉ वाला कोई सीन नहीं, वो उन्होंने करके भी दिखाया। और उसके साथ साथ जो एग्रेसिव क्रिकेट खेली, कल देखें वो चेज़ करने आए, मतलब आप टेस्ट में हम देखते हैं थोड़ा सा आप डरते हो आउट ही ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। पहले ओवर में 14, दूसरे ओवर में 12, मतलब वो उनकी कोशिश तो ये थी कि बैड लाइट ना होती तो हम किसी तरह 1 घंटे के अंदर मैच ख़त्म करें। मतलब T20 से भी ज़्यादा वो तेज़ ट्रैक के ऊपर वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो इस इंटेंट का, जिस तरह हम ये अब थोड़ी सी एग्जांपल उसके साथ रिलेट की ऑस्ट्रेलिया के मैच की, इतना अग्रेसिव अप्रोच इन टीम्स की हो चुकी है, या अभी न्यूजीलैंड 26 को आ रही है, एक और हमारे लिए मरला तैयार है। ये क्रिकेट जिस ब्रांड पे खेल रहे हैं और जिस पे हम पाकिस्तान खेल रहे हैं, कितना ज़्यादा ये डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है बन चुका है? देखिए जी, आपने भी न्यूजीलैंड का जिक्र किया, एक छोटी सी अपने नाज़रीन के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं कि पहले तो प्लान था कि पाकिस्तान का स्क्वाड जो इंग्लैंड के साथ खेलेगा उसको रिलीज़ नहीं किया जाएगा। एक जो न्यूजीलैंड का स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा, अगर कोई प्लेयर इन हुआ तो वो स्क्वाड ज्वाइन कर लेगा। लेकिन अब इस इबरतनाक शिकस्त के बाद टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है कि स्क्वाड को रिलीज़ कर दिया जाए। ठीक है, स्क्वाड को आज रिलीज़ कर दिया गया और उनको कहा गया है कि 23 को आपने दोबारा रीअसेंबल्ड होना है। उससे पहले कल नहीं तो परसों जो है वो टीम के बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। तो ये तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि शेयर कर दी। दूसरा ये कि देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ अब हमने प्लान तो करना है, अब हमने अपने आप को दोबारा रियलिटी चेक करना है, जो गलतियां कोताहियां की हैं उनको कवर अप करने के लिए सोचना पड़ेगा, दोबारा लैपटॉप खोलना पड़ेगा, दोबारा स्टैट्स निकालने पड़ेंगे और दोबारा देखना पड़ेगा कि हमारे पास बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन क्या है। क्योंकि इतला तो यही है कि अभी तक ना तो नसीम शाह फिट हो सके हैं, ना हारिस तो फिट हो सके हैं, ना शाहीन शाह अफरीदी। वैसे भी ये दोनों शाहीन और हारिस तो 1-2 महीने में रिश्ता जवाब में मुंसलिक हो रहे हैं। उनकी 2 मंथ के बाद हारिस की तो शायद अभी होने जा रही है। हाँ। अच्छा, सबसे बड़ा जो मुझे एक साल के अंदर मैं अगर उसे एनालिटिकली देखूं तो जो रीज़न नज़र आई वो टीम सिलेक्शन है। उसकी अगर हम थोड़ी सी अपने नाजरीन को पीछे लेके जाएं तो T20 के अंदर हमने देखा कि बाबर और रिजवान से हमने एम्फेसाइज़ किया, किसी और को अपॉर्चुनिटी नहीं दी। और वही आप जिस तरह हमने पूरे T20 वर्ल्ड कप के अंदर बात करते रहे कि 150-160 की क्रिकेट से आप मैच नहीं जीत सकते A टीयर की टीमों से। B टीयर श्रीलंका वगैरह, बांग्लादेश, इनसे तो आप जीत जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या समहाउ इंडिया, इनसे आप नहीं जीत, वही नज़र आया हमें। इसी तरह फिर हम ODI के अंदर आते हैं तो उसमें भी आपकी टीम सिलेक्शन आपको नहीं पता होता मिडिल ऑर्डर में किसको खिलाना है। कभी खुशदिल को ले जाते हैं, कभी आसिफ को ले जाते हैं, उधर ही फंसे। टेस्ट के अंदर तो सिलेक्शन हमने तीनों मैचेस के अंदर बड़ी डिटेल डिस्कशन की। फास्ट बॉलर को आपको नहीं पता, कभी हो ही नहीं सकता, डेड से डेड विकेट भी हो तो आपके प्रॉपर फास्ट बॉलर खेलते हैं।
आपको पता होता है आपका नंबर 3 का क्या बैट्समैन है, जिस तरह आपने बाबर शायद 3 पे अब आना चाह रहा है। तो ये ओवरऑल जो हमारा माइंड सेट है टीम सिलेक्शन का, हमने जो डोमेस्टिक के लड़के थे, जैसे हमने मल्टीपल टाइम बात की कामरान गुलाम की, उसको वैल्यू नहीं दी। फवाद आलम अभी भी हमारा मानना है कि डोमेस्टिक की कंडीशन में सबसे बेस्ट हो सकता था। इसी तरह अगर और आगे चले तो हसन अली आल्दो के फॉर्म में नहीं था, जब ये तीनों अवेलेबल नहीं तो उसको ना खिलाना कितनी बड़ी ज़्यादती। हसनैन को तैयार किया, दानी को तैयार किया आपने, 2-3 साल से साथ रखा, इनको ना खिलाना। तो आपको ये 5-6 जो लड़के माइंड में आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये बहुत अनजस्टिफाइड था सारा कुछ? देखिए, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। हमें अपने एक्सपीरियंस की तरफ जाना चाहिए था, जिसमें मैंने पहले कहा कि एक्सपीरियंस और न्यू कमर्स का एक आपस में कोलैज बनता है, वही परफॉर्मेंस देता है। ऐसा नहीं होता कि एक न्यू कमर आए और उससे आप एक्सपेक्टेशंस आपकी इतनी हो कि यही हमारा स्ट्राइक बॉलर बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। अब शाहीन शाह अफरीदी को मोहम्मद अली रिप्लेस नहीं कर सकते कि 2 मैचेस के बाद पता नहीं उनकी ज़िंदगी में उनको तीसरा मैच मिलना भी है या नहीं मिलना। मुझे तो अभी तक बहुत सारे लोगों को जब मैं नाम बताता हूँ तो शायद उनको ये भी नहीं पता कि मोहम्मद अली कौन है, हालांकि वो 2 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ये तो अलमिया है जी इस वक्त सिलेक्शन का। तो हमें जाना अपनी एक्सपीरियंस की तरफ चाहिए था। धानी ने 6 आउट किए अभी पाकिस्तान कप के अंदर। मीर हमजा लगातार आउट करते आ रहे हैं, वनडे में हो या 4 डे क्रिकेट हो, हमें वहां पर नजर आते हैं। जैसा रमीज ने कहा ना कि हमारी बदकिस्मती है कि हम शॉर्टर फॉर्मेट से अपने प्लेयर लॉन्गर फॉर्मेट के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यही मैं समझता हूँ कि सही उन्होंने निशानदेही की है, लेकिन ये निशानदेही हमारी करनी बनती थी, उनको इस्लाह करनी चाहिए थी। उन्होंने इस्लाह नहीं की पिछले 1-1.5 साल के अंदर। की ना उन्होंने जूनियर प्रीमियर लीग लॉन्च कर दी, वो भी T20 के अंदर। वो उन्होंने बच्चों को भी कहा कि आपने T20 खेलनी है। जब अच्छा, इस पे बड़ी डिबेट होती है जी इंडिया के अंदर। देखें इंडिया का स्ट्रक्चर कितना मजबूत है, उनको बैटर्स कितने जबरदस्त पूरी दुनिया के अंदर उनके डोमिनेट कर रहे हैं। वो लोग अंडर 19 के अंदर T20 क्रिकेट नहीं करवाते, ऐसे ही उनका एक भी टूर्नामेंट नहीं है। उनका जो सबसे सुपीरियर टूर्नामेंट अंडर 19 का वो 3 डे टूर्नामेंट है, ऐसे ही है। वहां से प्लेयर निकल के ऊपर आता है। राहुल द्रविड़ ने अगर 5 साल अंडर 19 के साथ लगाए हैं तो वो अंडर 19 के लड़के अब नजर आ रहे हैं हमें उनकी नेशनल टीम के अंदर। हमारा कौन सा कोच है इतना बड़ा नाम राहुल द्रविड़ जितना, जो कि अंडर 19 का डगआउट शेयर करे? नहीं, वो करना ही नहीं चाह रहा, उसके नीचे काम। हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कोई बड़ा कोच जो है वो अपने आप को अंडर 19 के लिए अवेलेबल नहीं करता। सर, बड़ा कोच छोड़े, जो टीम से अभी रिटायरमेंट लेगा आप उसको कह दें, वो भी करना नहीं चाह रहा। एक एग्जांपल नहीं आपको मिलेगी किसी प्लेयर की जिसने अंडर 19 को सर्व किया हो। सर, अब ये अलमी है ना, अब इसमें साथ साथ अगर देखा जाए हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्या काम कर रहा है, उन्होंने कौन से प्लेयर प्रोड्यूस किए। हमने 6 टीमों वाला एक कंपेटिटिव क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया, उसने हमें क्या दिया? उसने हमें अभी तक एक प्लेयर नहीं दिया। ये इब्रार अहमद इस नए स्ट्रक्चर से नहीं आया, वही पहले से डिपार्टमेंट्स खेलता रहा है और बड़ा 2016 से परफॉर्मेंस देता होता, अब उसको चांस मिला है और उसने अपने आप को इंप्रूव भी बहुत किया। अगर आप उसकी सेंटर फिंगर देखें ना तो वो फिंगर बॉलिंग कर करके उसकी वो उंगली इतनी मोटी हो चुकी है। और पहले वो इवन खेलते रहे डोमेस्टिक और PSL, उसकी इफेक्टिवनेस नहीं थी, बट अभी जो 1 साल में उन्होंने इंप्रूव किया वो नजर आ रहा है। इंप्रूव किया है। तो दूसरी तरफ अगर हम बैटिंग में देखें, अब्दुल्ला शफीक अगर हमें मिला तो ये हमें पुराने सर्किट के सारे प्लेयर हैं जो कि अब अवेलेबल हैं। नए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ने हमें क्या दिया एट द एंड? मोहम्मद अली जो हमारे पास ऑप्शन बची, हमने उसको टीम के अंदर इंक्लूड किया। उसमें अबूबकर मेरा मानना पता है, इसमें मेरा स्टांस बड़ा क्लियर था और मैंने PCB के हुकाम से भी बात की, जब उनके इंटरव्यूज भी किए। होना क्या चाहिए था आइडली, अगर जब ये अनाउंस किया गया तो पूरी दुनिया में इसी तरह ही होता है कि आपकी रीजन की क्रिकेट होती है, आपके डिपार्टमेंट क्रिकेट होती नहीं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन डिफरेंट है, एंटायरली हमसे डिफरेंट, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। वो ऑलरेडी डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनको वो मैटर नहीं करता। हमारा तो एक लड़का आपको पता है घर चलाता है, पूरी फैमिली को रन कर रहा होता है, उसका डिपार्टमेंट उसको सिक्योर करता है जॉब के लिहाज से। जब उसकी जॉब चली गई तो वो सारे के सारे क्रिकेट छोड़ गए और 700-800 लड़का जॉबलेस हो गया। मेरे ख्याल में होना ये चाहिए था कि इसको आपको 2 ग्रेड्स में लेके चलते। आपका नीचे जो स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट वो नीचे बेस तैयार करता, फ्लोर जिसे कहना चाहिए ग्राउंड बेस तैयार करता, उसमें से जो आपके A टियर के लड़के थे वो जाते आपके रीजन सिस्टम में, जो 6 टीमों का आपका स्ट्रक्चर है, उसमें आपकी कंपेटिटिव क्रिकेट ऑलरेडी होती रहती। तो मेरा ख्याल है दोनों को पैरेलल चलाना, इसके भी प्रेसिडेंट मिलते हैं हमें। देखिए, पैरेलल चाहे ना चलाते, एक इवेंट कराना था ना एक्स्ट्रा, आपने इंटर डिपार्टमेंट क्रिकेट करवा लेते, आप ये करवा लेते आप। देखिए, बच्चा बेरोजगार हुआ है। बात ये है कि 1500 के करीब पहले लड़का ऐसा था जो कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कहीं ना कहीं खेल रहा था, उसको रिजक मिल रहा था, वो कुछ ना कुछ कमा के महीने के बाद घर जाके अपने घर के जो खर्चे हैं वो भी चला लेता था। अब ये खत्म करने से हुआ क्या है कि 270 लोग रह गए जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में पैसे जिनको मिल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और ये भी बोझ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर
ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने फंड से पैसे निकाल पहले तो 192 का था, पहले 192 था, लेकिन सेकंड 11 डाल डूल के 272 लोग बनते हैं जी टोटल, जिनको पीसीबी अकोमोडेट कर रहा है। बाकी क्या कर रहे हैं, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई उबर चला रहा है, जो गांव के लड़के थे उनको उनके वालिदैन ने कहा जाओ जी खेती बाड़ी करो, बहुत होगी, क्रिकेट डिपार्टमेंट हमारा खत्म हो गया। तो वो बच्चा सारा सर्कल से आउट हो गया। जो आपने बात की ना कि हमने बेस किया है हमारे पास, तो बेस हमारे पास 272 लोगों की है। और दुनिया के अंदर अगर ये सिस्टम है ना 6 टीमों वाला, तो वहां पर उनका बड़ा डीप स्ट्रक्चर है। उनकी अंडर 13 अंडर 8 से उनकी क्लासेस शुरू होती हैं, अंडर 8, अंडर 13, अंडर 16, आपका अंडर 19, फिर A टीम, फिर फर्स्ट क्लास, फिर ऐसे। तो आप देखें ना कि इस सर्किट और क्लब के नीचे दरमियान का जो रोल प्ले करना है वो तो लिकोना आपके साथ अटैच हो गया। सेंटर वाला तो आपका बिल्कुल खाली रह गया। उस सेंटर वाला एक लड़के ने 270 में आना किस तरह है, इसका तो मैंने पीसीबी वालों से पूछा, मुझे बताएं कि एक लड़का ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर आना चाह रहा है, उसको पिक कैसे करेंगे। ये तो सारे वही लड़के हैं जो पहले आपके पास थे, आपने डिपार्टमेंट से स्क्वीज करते करते वो भी जिस तरह सिलेक्शन हुई, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप उसको एमिट में ले आए पीसीबी के। बट अब जो कोई नया बच्चा जो क्लब के अंदर परफॉर्म कर रहा है वो आएगा किस तरह, ये तो किसी ने अभी सोचा ही नहीं है। और ना मेरा ख्याल है पॉसिबल अभी इतनी जल्दी किसी तरह वो सिस्टम बनाना कि वो उसमें आ सके। देखिए जी, इसके लिए तो उन्होंने जो प्लान दिया है कि जी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट हो, कि जी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट के नीचे फिर जोन क्रिकेट होगी, जोन में बच्चे आएंगे क्लब क्रिकेट से निकल के। तो ये तो एक प्लान है, लेकिन आता कोई नहीं है। अगर आप LCCA, जिसको अगर हम कहेंगे पिछले 3-3.5 सालों से सेंट्रल पंजाब का हेड ऑफिस होना चाहिए था, अब उसके जाके डग आउट देखें, उसका ड्रेसिंग रूम देखें, इंटरनेशनल प्लेयर और ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठना पसंद नहीं करता। सही है, बिल्कुल बाहर बैठते हैं, धूप हो, ठंड हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वो बाहर सीढ़ियों में बैठना पसंद कर देते हैं, ड्रेसिंग रूम में नहीं जाते। ये हमारा सेंट्रल पंजाब की, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर यॉर्कशायर क्रिकेट है तो उनका हेड ऑफिस किस किस्म का है। अब और अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर हम देखें, एडिलेड हालांकि छोटा सा कस्बा है एक, ठीक है, रीजन सिटी है उनका, कोई बहुत मेजर सिटी नहीं है, लेकिन वहां पर एडिलेड स्ट्राइकर्स अगर खेलते हैं तो उनकी 4 टीमें खेल रही होती हैं, उनके साथ तकरीबन 300 के करीब क्लब रजिस्टर्ड होते हैं उस एसोसिएशन के साथ, और फिर एक मुकम्मल उसको लुक आफ्टर किया जाता है। यहाँ पर सेंट्रल पंजाब साल में एक टूर्नामेंट करवा तो देता है, लेकिन फ्रॉम नोवेयर उसके अंदर हमें स्कूल क्रिकेट नजर आती है, उसके अंदर फैसलाबाद के स्कूल नजर आते हैं, लाहौर के स्कूल नजर आते हैं। वो बच्चे जो कि ऑलरेडी स्कूलों में खेल रहे हैं, उनका एक टूर्नामेंट करवाने के लिए उनको सेंट्रल पंजाब के अम्ब्रेला के नीचे ले आते हैं जी, ये डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। तो वो डेवलपमेंट वाले, ये तो सारे अगेन फिर वही चीज़ है, निचले लेवल के काम है, ये अच्छी चीज़ें हैं, सब हो रही हैं, चले जो अच्छी चीज़ है उसे अप्रिशिएट भी हमें करना चाहिए। बट मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो 3-4 स्टेप्स आपने लेने हैं किसी ने स्ट्रक्चर में आने के लिए, वो स्टेप्स तो खाली है दरमियान में। अब पहली सीढ़ी से चौथी सीढ़ी पे कैसे जाएंगे आप? पहली दूसरी सीढ़ी के बाद तीसरी सीढ़ी आपके पास मौजूद ही नहीं है। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक सीढ़ी है, एक स्टेप है, वो है PSL के अंदर जो बच्चा खेल गया और वहां पर परफॉर्म कर गया, उसके 99% चांसेस होते हैं कि वो पाकिस्तान टीम में आ जाएगा। अब पाकिस्तान टीम का अगर करंट स्क्वाड देखें, शादाब, फहीम, नवाज, ये हसन अली, फखर जमान, के सब लॉर्ड PSL की है। PSL की लॉर्ड, PSL में इनको कुछ को इमर्जिंग कैटेगरीज में उठाया, हसन अली को इमर्जिंग में पेशावर ने उठाया था, मुझे अच्छी तरह याद है, शादाब को इस्लामाबाद ने उठाया था, तो नवाज को इस्लामाबाद ने उठाया था। तो ये इमर्जिंग से निकल के लड़कों ने अपने आप को इम्प्रूव किया, और ये PSL की वजह से, क्योंकि वहां पर एक तो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट डोमेस्टिक की निस्बत बहुत अच्छा, व्यूअरशिप बहुत ज्यादा, हाइप ज्यादा मिलती है, प्लेयर को एटमॉस्फेयर मिलता है, प्लेइंग कंडीशंस बड़ी जबरदस्त होती हैं। तो इस तरह की कंडीशन में खेल के बच्चा यकीनी तौर पर बेहतर तो होता है। लेकिन और हमारे पास जिस तरह हम पहले देखते थे ना, कायदम ट्रॉफी के टॉप स्कोरर को टीम में जगह मिलती थी, वो नहीं मिल रही, वो एक गैप है। सऊद शकील पहले कहा जाता था कि वहां पर जगह ही नहीं बन रही उनकी टीम के अंदर, क्योंकि फवाद आलम खेल रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, अजहर अली भी हैं और एक असद शफीक भी उस वक्त मौजूद थे, तो सऊद शकील की जगह नहीं बन रही। लेकिन ठीक है, होता है ऐसा क्रिकेटर्स के साथ कि आपकी जो स्पेस होती है आपको वहां पर वो नहीं मिलती। लेकिन आप कुछ प्लेयर्स को जो मिडिल ऑर्डर के होते हैं उनको तो आप ये कह के रोक लेते हैं कि आपकी जगह नहीं बन रही, आपकी स्पेस नहीं खाली हो रही, लेकिन जिनकी जहां पर स्पेस थी उनके आपने ऑर्डर चेंज कर दिए अपनी स्पेस बनाने के लिए। अब मैं खुल के इतना नहीं बात करना चाहता। दूसरा क्या है, इस वक्त अगर देखा जाए रिजवान की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आखिरी 12 इनिंग्स के अंदर
उनका 150 भी नहीं है 12 टेस्ट मैचेस के अंदर। टेस्ट में बिल्कुल ऐसे ठीक है, 150 नहीं है, 46 उनका लास्ट सेंचुरी वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने की, उसके बाद 46 तो उनका हाईएस्ट है। तो अब उनकी भी कारकर्दगी के ऊपर लोग बात करना शुरू हो गए हैं। और कभी नहीं ऐसा होता टेस्ट क्रिकेट के अंदर कि आप ऑन साइड पे रन्स करके अपने रन्स बनाते वो तीनों फॉर्मेट में इवन उनकी ओडीआई के अंदर भी 14 की एवरेज है। देखें वाइट बॉल के अंदर ना रिजवान शायद ऑन पे जगह होती है, आप ऑन पे खेल के रन्स बना लेते हैं, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट के अंदर आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ती है। आपको ऑन भी अपना पक्का करना है, साथ ऑफ भी अपना चलाना पड़ेगा, हर तरह तभी रन्स बनेंगे। ऐसा नहीं होगा। अब उनकी ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर जी बहुत सारे सवाल उठना शुरू हो गए। लोग कह रहे हैं कि सरफराज अहमद को टीम में होना चाहिए। देखिए ये तो बड़ी अरसे से बात थी कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की टीम है और जो परफॉर्म करे उसको चांस देना चाहिए। और जब सरफराज की परफॉर्मेंस भी डिक्लाइन पे गई थी तब भी हमने भी कहा था कि चले अगर नहीं हो रहा तो चांस दे, बट किसी दूसरे से जब परफॉर्म नहीं हो रहा और वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आया तो उसका डेफिनेटली राइट है। सबसे बड़ी जैसे सिलेक्शन की बात की, सबसे बड़ा इस टाइम जो मेन कंसर्न मेरी नज़र में है वो आपकी कैप्टनसी है। कैप्टनसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हैं। आपने वो डिसीजन नहीं ले पाते जो लेने चाहिए, चाहे वर्ल्ड कप के फाइनल की बात कर लें, एशिया कप की बात कर लें। हमने बड़ी डिटेल में भी बात की हुई है कि आप फील्ड प्लेसिंग ऐसे ब्लंडर कर देते हो। जैसे आपको पहले दिन अगर पिंडी का मैच याद हो, आपने 512 करवा दिए, आपने 110-12 साल का रिकॉर्ड ब्रेक करवा दिया। करना क्या था, जब हिटिंग हो रही है आप फील्डर बाउंड्री पे ले जाए, आपके आउट भी नहीं कर पा रहे तो क्या होगा, सिंगल होगी, एटलीस्ट 3-4 रन आप सेव कर लेंगे, वो बड़ी हिट मारते हुए भी रुकेंगे। टेस्ट क्रिकेट में होता ही ऐसे है। तो आपने ये काम नहीं किया। इवन इस टेस्ट के अंदर भी आप देखें कि मार्कवुड हिटिंग कर रहा है, उसके पास एक शॉट थी और मैं क्लोजली देख रहा था कि वो अपनी टांग आगे करके आपको एक वो जोरदार स्वीप मारता था, स्लॉग स्वीप, जो कि मिड विकेट के ऊपर से जाती थी। आपने सिंपली डीप मिड विकेट लेनी थी और कोई 2 या 3 में से एक बॉल उस फील्डर के पास आनी थी। आपने एक फील्डर उधर प्लेस इन नहीं किया। देखिए जी, तो अगर कैप्टन आपकी इस अप्रोच के साथ है, उसको फील्ड प्लेसिंग का नहीं पता, बॉलर का नहीं पता किसको खिलाना है, बैटिंग का नहीं पता कि बैट्समैन को बाहर करके आप 2 बॉलर खिला रहे हो, तो फिर आप किस तरह कब सीखें। और आप आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं मुझे कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। और भाई आप एंजॉय कर रहे हैं, टीम का क्या हाल हो गया। देखिए अनफॉर्चुनेटली मुझे बाबर के अलावा भी कोई ऐसा तैयार हुआ हुआ कप्तान टीम में नहीं नज़र आ रहा कि जिस पे हम ज़्यादा डिपेंड कर सकें कि ये शायद ऐसा एक माइंड है जो कि टीम को लेके चलेगा। हमें अब वैसे उखाड़ पछाड़ तो बहुत ज़्यादा होने वाली, ये भी मैं आपको खबर दे दूं। ये न्यूजीलैंड सीरीज़ का वेट किया जा रहा है, ये अगले 15-20 दिन और गुजार लिए जाएं और उसके बाद जो है ना वो एक झुरलू जैसे कहते हैं ना, वो फिरने वाला है पीसीबी के अंदर। चीफ सेलेक्टर से लेकर डग आउट टीम मैनेजमेंट तक ये सब लोग तब्दील होने वाले हैं और हमारे पास ऑप्शन भी यही है। देखें बाबर के अलावा हम किसको बनाएंगे? नहीं, उस पे है ऑप्शन आपके पास। चले हम T20 में और ओडीआई के अंदर बात करते हैं, की बात कर रहे हैं। टेस्ट के अंदर भी टेस्ट में आप कर सकते हैं। अगर आपका सरफराज परफॉर्म करता है, सरफराज को बनाया जाए। दूसरा आपके पास शान मसूद बड़ी अच्छी कमोडिटी है। शान मसूद ने आपको पता है काफी लंबे टाइम उसने कैप्टनसी की हुई है, आपकी प्रिपेयर्ड कमोडिटी। और आपको याद होगा एक टाइम पे बनने भी लगा था। एक टाइम पे बिल्कुल ऑर्थर ने डिस्कस किया था कि इसको कप्तान होना चाहिए और जब सरफराज की परफॉर्मेंस थोड़ी डिक्लाइन की तरफ गई थी तो ये ऑलमोस्ट ये डिसाइड हो गया था कि आपका शान मसूद टेस्ट का कैप्टन है। हाँ। और एक प्रिपेयर्ड कमोडिटी है। तब वो मुल्तान सुल्तान का भी था, तो शान मसूद आपके पास। मैं एग्री करता हूँ, ये शान मसूद हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी मेरे नजदीक ये है कि हमें अपना बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का ना टीम मैनेजमेंट डग आउट बिठाना पड़ेगा। हेड कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग मैं कोचेस पे तो लहदा पूछता हूँ, पहले कप्तानी को जरा हम डिस्कस कर लें। तो फिर T20 के अंदर या ओडीआई के अंदर बात करें तो हम 2 साल से जब से खासतौर पे शादाब को लेके जा रहे हैं, उसका ब्रेन हमने देखा, वो अग्रेसिव क्रिकेट रखता है, इंटेंट उसकी ठीक है। तीनों फॉर्मेट बाबर से लेके मेरा ख्याल है कि टीम मजीद खराब हो जाएगी। नहीं मैं ऐसे शायद डिसएग्री नहीं करता। हाँ, ये हो सकता है कि आप टेस्ट क्रिकेट में आपने एक ऑप्शन मुझे दी और मैं उससे एग्री भी करता हूँ। मुझे और कोई ऑप्शन नहीं नजर आया। रिजवान इज नॉट ऑप्शन। नहीं वो तो जो परफॉर्म ही नहीं कर रहा तो उसका जब जगह प्लेयर की जगह पहले होना चाहिए। दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि वाइट बॉल के अंदर ना, खासकर शॉर्टे फॉर्मेट के अंदर, अगर T20 की बात की जाए ना, वहां पर एक तगड़ा फास्ट बॉलर कप्तान होना चाहिए। नहीं वो तो हमने शाहीन शाफरी, यस हमने ये बात की कि शाहीन, लेकिन अगेन शाहीन का अभी जिस तरह के उसके फिटनेस के या दूसरे इश्यूज चल रहे हैं, आपको वो भी देखना है कि ऐसा मैनेज करना था शाहीन को। ये भी बड़ा वो यही आपका कप्तान आपने अनाउंस कर दिया और वो फिट ही नहीं हो पा रहा, एक मैच खेल रहा है, 2 नहीं खेल रहा, तो वो फिर एक बर्डन आ जाएगा। हाँ, मेरा मानना ये है कि आप शादाब को 2 साल से रखा, उसको लगाएं, साथ आप अटैच करें शाहीन को। उसने आपको कैप्टनसी के पूरे ग्लिम्पसेस नजर आ रहे हैं, उसने बड़ा अच्छा लॉर्ड के अंदर जिताया भी है। साल 2 देखें उसकी परफॉर्मेंस को भी, अच्छा परफॉर्म करता तो जस्ट गो विद द शादाब। अगर नहीं लगता तो आपका प्रिपेयर कमोडिटी बन चुका होगा शाहीन। उसका ब्रेन भी अच्छा है, अग्रेसिव भी है, और दोनों ही अग्रेसिव है।
और मेरा ख्याल है जब कैप्टन अग्रेसिव हो और वाइस कैप्टन भी अग्रेसिव हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों ही ऐसे लगा दिए टेस्ट में जो कि बड़ी टिमड अप्रोच के साथ खेलते हैं और हमने रिजल्ट भी देख लिया। तो मेरा ख्याल है जब दोनों ब्रेन और यंग ब्रेन होंगे तो ये आपको शायद हो सकता है कि 2-4 सीरीज़ में आपको रिजल्ट ना आए, बट आई एम प्रिटी श्योर कि आपका थोड़ा सा टाइम के बाद 3-4 मंथ के बाद आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। उसका फ़ायदा इसलिए ज़रूरी है अर्जेंट डिसीजन लेना, आगे आपकी बहुत क्रिकेट है, 50 ओवर का वर्ल्ड कप अक्रॉस द कॉर्नर है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मैनेजमेंट कर जाएगी तो मेरा ख्याल है ये आपका ड्रीम ही रह जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है कि 2 साल में हमने कंटिन्यूसली डिक्लाइन देखा। कैप्टनसी के साथ सबसे बड़ा इशू जो मेरी नज़र में है वो कोचिंग है कि जब तक हर चीज़ कहते हैं ना राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, और कोचिंग तो आजकल जिस तरह मॉडर्न डे क्रिकेट है, आप ये देखें कि गैरी क्रिस्टन का मुकाबला था ब्रेंडन मैकलम के साथ, और जब इंग्लैंड के थिंक टैंक ने, जब उनके ECB ने इसको कोच लगाया तो बड़ी स्वेयर किस्म की डिबेट शुरू हुई, बड़ा अग्रेसिव किस्म का उनको रिएक्शन फेस करना पड़ा उनके बोर्ड को कि गैरी क्रिस्टन का और ब्रेंडन मैकलम जो भी आया इसका तो मुकाबला ही नहीं है। बट मैं अब सोचता हूँ इस सीरीज़ के रिजल्ट के बाद या वर्ल्ड कप जीतने के बाद, ऑब्वियसली हर जॉब का आप एक इंटरव्यू करते हो, उन्होंने जब इंटरव्यू उसका किया होगा उसने बताया होगा कि मैं इधर सिर्फ कोचिंग के लिए नहीं आया, आपका माइंडसेट वो बना के दूंगा लड़कों को कि जो आपको दुनिया से डिफरेंशिएट करेगा, और ये उनकी थिंक टैंक को समझ आया। हम वो चले हुए कारतूस चलाते जाएंगे जिन्होंने किसी का एक्सपीरियंस ही नहीं है, क्रेडेंशियल में कोई चीज़ ही नहीं है, तो आप रिजल्ट देख रहे हो। और हम इस चेयरमैन के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट डालूंगा इस चीज़ का, उनकी सबसे प्राइम जॉब ये थी कि वो आते साथ पिचेस वगैरह ये सेकेंडरी चीज़ें थी, ये साथ साथ होती रहती। सबसे पहले एक तगड़ा कोच लगाते, उस कोच की मुशाफरत के साथ आप कैप्टन लगाते, क्योंकि कोच से ज़्यादा प्लेयर को कोई नहीं जानता, या आप भी इस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि वो फादर फिगर का रोल होता है, वो सब लड़कों के साथ सारा दिन गुजारता है, उसको सबसे ज़्यादा समझ होती है कि मेरी टीम में कौन सा ऐसा लड़का है जिसके अंदर कैप्टनसी की एबिलिटी है। उस कोच की मुशावरत से आप कैप्टन लगाते हो और आपका मसला हल होना था। आपने तो कोच ही नहीं लगाया, तो कोचिंग को कैसे देखते हैं? देखिए जी, कोचिंग बिल्कुल आपने सही कहा, क्रेडेंशियल्स देखे जाते हैं कोचिंग स्टाफ के। तो सकलान मुश्ताक किसी भी टीम के हेड कोच तो नहीं रहे, वो इंग्लैंड के साथ रहे, वो वेस्ट इंडीज के साथ भी कुछ थोड़ा सा वक्त उन्होंने गुजारा हुआ है। उनको हेड कोच बनाया गया था, मिसबा के फौरी उतरने के बाद उनको जिम्मेदारी दी गई थी जी वो हेड कोच बनेंगे। देखें जिस तरह ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक का जहन मिला है ना, 1+1 11 हो गए हैं, वो उनका नजर आ रहा है कि यार दोनों एक किस्म की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। तो यहाँ पर बाबर और सकलैन का भी जहन मिला हुआ है। बहुत ज्यादा एक किस्म की क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तो चेंज करना पड़ेगा। यही मेंटालिटी की बात है जी, जहन चेंज होगा। कोच अगर कोई ऐसा पॉजिटिव और अटैकिंग किस्म का कोच हमें मिले, चाहे नया हो, चाहे उसका कोई इतना बड़ा, जिस तरह ब्रेंडन मैकलम का कोई बहुत बड़ा कैरियर नहीं है एज अ कोचिंग, तो चाहे नया हो, लेकिन एक मॉडर्न क्रिकेट को देखते हुए हमें कोच लगाना पड़ेगा। और ये उखाड़ पुछाड़ होने वाली है अगले 15-20 दिन के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट सीजन हमारा PSL के बाद शुरू होना है। ये 2-2.5 महीने मिले हैं टीम मैनेजमेंट को और ये सारी टीम को न्यूजीलैंड। चलें उसमें हम देखते हैं अब क्या क्या उखाड़ पुछाड़ होते हैं, हम उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। आपसे मुलाकात होगी कल 4 बजे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।